लेक्चर में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक पे। और आज इस लेक्चर पे हम लोग टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं हर एक बात को, मुस्लिम लॉ के जो स्कूल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट पॉइंट है उस पर हम लोग हर एक पहलू पे देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि स्कूल्स का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ स्कूल का क्या मतलब हो रहा है, सिद्धांत का, फिलॉसफी का। ठीक है, तो ये सिद्धांत और फिलॉसफी का बात ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत और फिलॉसफी का बात तभी होता है जब समूह अलग अलग सिद्धांत को फॉलो करने लगते हैं। दैट मीन्स कि जब सिद्धांतों का बंटवारा हो जाता है, जब कुछ समुदाय किसी दूसरे सिद्धांत को फॉलो करते हैं, कुछ समुदाय किसी तीसरे सिद्धांत को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो यहां से ही कंसेप्ट निकलता है स्कूल्स का, सिद्धांतों का। ठीक है, तो मुस्लिम्स में भी मुस्लिम के बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फीचर है मुस्लिम्स का, उसको छोड़ के जो कोलेट्रल मैटर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, जो भी सिद्धांत है, उनको लेके बहुत सारे मतभेद हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे जब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम्स में मैरिज का, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज सुन्नी कहता है कि विटनेस होना आवश्यक है, लेकिन शिया कहता है कि मैरिज के वक्त विटनेस का होना कोई आवश्यक नहीं है। डिसोल्यूशन के वक्त, मैरिज के डिसोल्यूशन के वक्त विटनेस का होना आवश्यक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो कोलेट्रल मैटर को लेकर जो मतभेद हुआ, इस कारण से ही क्या हुआ, सिद्धांतों का उत्पत्ति हुआ। दैट मीन्स कि स्कूल्स का उत्पत्ति हुआ। और जब हम लोग मुस्लिम लॉ का बात करेंगे तो मुस्लिम लॉ के जो कोलेट्रल जो मैटर है उसको लेकर जो सिद्धांतों में बंटवारा हुआ है, इस कारण से ही कंसेप्ट अराइज हुआ है स्कूल्स का। और बेसिकली मुस्लिम्स में जो स्कूल्स है उसका, मुस्लिम लॉ के दृष्टिकोण से। अब देखिए इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी है कि मुस्लिम लॉ की स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी है। अब पॉलिटिकल रीजन क्या है, देखिए कि पहले मुस्लिम एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम दैट मीन्स मुस्लिम, लेकिन जैसे प्रॉफेट मोहम्मद साहब मरे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप बेसिक भी जानो हर बात, हर चीज का। क्योंकि अगर आपको यह पता होगा कि कोई चीज का कहां से कंसेप्ट अराइज हुआ है, तो आप आगे के प्रोविजन को, आगे के बातों को आराम से कोरिलेट कर पाओगे और आपको कभी भी भूलोगे नहीं उस टॉपिक के किसी भी मैटर को। इसलिए मैं आपको बेसिक भी बताता हूं, हर बात बताने का कोशिश करता हूं कम समय में। ठीक है, तो देखिए यहां क्या पॉलिटिकल रीजन था कि जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ तो सवाल उठा कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जाने के बाद अब उनका जगह कौन लेगा। दैट मीन्स कि उनका अगला वारिस कौन होगा। यहां तक मुस्लिम समुदाय बटा नहीं था, मुस्लिम्स जो कम्युनिटी था वो सब कम्युनिटी में बटा नहीं था। तो यहां जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ, जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का कोई वारिस नहीं था, उनकी बेटी थी और उसकी बेटी का जो पति था उसका नाम था अली, दैट मीन्स दामाद जो था वही एक वारिस था, लेकिन उनका अपना कोई बेटा नहीं था। लेकिन जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब की डेथ हुआ, उनके बहुत सारे विधवा में से एक जो विधवा थी उनका नाम था आयशा। यही मेन कारण था, इसके कारण ही मुस्लिम कम्युनिटी दो कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी में डिवाइड हुआ, जो शिया है और आज के डेट में और सुन्नी है। अब क्यों हुआ ये देखिए। आयशा कहना था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का अगला वारिस जो होगा वह कैसे चुना जाएगा, तो उनका कहना था आयशा का कि ये जमात के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उनका कहना था कि नहीं, ये अकॉर्डिंग टू एयरशिप चुना जाएगा, क्योंकि एयरशिप के थ्रू अगर हम जाते हैं तो उनका अगला वारिस उनका बेटा तो नहीं है, बेटी हो नहीं सकती है, तो बेटी का जो पति है वो होता। लेकिन यहां पे आयशा के बात को महत्व दिया गया और चुनाव हुआ, और चुनाव में जो व्यक्ति चुने गए, जो पहले खलीफ बने, वो थे अबू बकर, उनके पिता, आयशा के पिता। तो जो भी लोग आयशा के बात को फॉलो किए, जो फर्स्ट खलीफ अबू बकर के सिद्धांत को फॉलो किए, वो कहलाए सुन्नी कम्युनिटी के लोग। ठीक है, और जो अली के साइड चले गए वो हो गए शिया कम्युनिटी के लोग। तो यहां से मुस्लिम दो भागों में बटा,
शिया और सुन्नी, ठीक है। तो ये था होल कंसेप्ट। यहां से ही स्कूल का कंसेप्ट आया, सिद्धांत का कंसेप्ट आने लगा। नहीं तो इसके पहले, ये इवेंट के पहले तक मुस्लिम हर एक पॉइंट पे एक ही मत रखता था, ठीक है। अब देखिए आते हैं अब टू दी पॉइंट। अब टू दी पॉइंट जब आते हैं, हम जब स्कूल का बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम दो भागों में बटा, सुन्नी और शिया में बेसिकली। और एक और कम्युनिटी है मुस्लिम्स, बेसिकली अगर आप इसको और डिटेल में जाओगे तो मुस्लिम शिया सुन्नी के अलावा एक और कम्युनिटी था जिसका नाम था मुताजिल या मुताजिला, जिसका अब अस्तित्व नहीं के बराबर है, ठीक है। इसलिए बेसिकली सुन्नी और शिया ही दो सब कम्युनिटी माने जाते हैं। तो सुन्नी स्कूल्स के अंतर्गत, और सुन्नी स्कूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत फॉलो होता है जिस स्कूल का, वो सुन्नी स्कूल्स के सिद्धांत ही मुस्लिम्स पे अप्लाई होते हैं। चाहे हम लोग इजिप्ट का बात करें, चाहे हम लोग टर्की का बात करें, चाहे हम लोग पाकिस्तान का बात करें, चाहे हम लोग इंडिया के संदर्भ में ही क्यों ना बात करें, ठीक है। तो हमारे लिए सुन्नी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप एलएलबी में हैं, बीएलएलबी में हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन्नी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्कूल देखिए, पहला जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट में आइए कि शिया समुदाय के लोग जिस स्कूल को फॉलो किए वो सुन्नी स्कूल हो गया। बाकी सुन्नी समुदाय के लोग ने जिस सिद्धांत को, जिस स्कूल को फॉलो किया वो सुन्नी स्कूल हो गया। अब सुन्नी स्कूल्स में कौन कौन से सब स्कूल आते हैं, या कह सकते हैं कि सुन्नी समुदाय किन किन स्कूल्स को मान्यता देता है। तो पहला है हनफी स्कूल, जिसको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका सैफी स्कूल है, उसका मलकी स्कूल है, उसका हनबिल या हनबली स्कूल है, ठीक है। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं मुस्लिम्स में, ठीक है। और ये बेसिकली सुन्नी को गवर्न करते हैं। अब हम लोग दूसरी ओर जब शिया की तरफ की ओर रुख करते हैं, तो शिया स्कूल्स में डिवाइडेड है डिफरेंट सब स्कूल्स में, जैसे अथना असरिया, जिसको हम लोग इमामिया भी कहते हैं, इस्माइलिया, जायदा, ठीक है। अब देखिए अथना असरिया या इमामिया फिर सब डिवाइडेड है, अकबरी स्कूल में, उसूली स्कूल में, इस्माइलिया फिर सब डिवाइडेड है, खोजा स्कूल, भोरा स्कूल। भोरा बेसिकली एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो बॉम्बे में रहता है, और बॉम्बे में जो भोरा समुदाय के मुस्लिम्स है उसको भोरा स्कूल्स गवर्न करती है, ठीक है। और जो तीसरा है वो जायदा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस स्कूल पे हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, सुन्नी स्कूल्स, ठीक है, क्लियर। तो मतलब हमको डिस्कस करना है इस सीरीज में हनफी स्कूल, सैफी स्कूल, मलकी स्कूल और हनबली स्कूल पे। अब हनफी स्कूल पे आने से पहले आप कुछ बेसिक पॉइंट जानो। बेसिक पॉइंट क्या, कि जब बात उठता है कि मान लीजिए कोई विवाद उठा, दो मुस्लिम्स के बीच में विवाद आया है कोर्ट पे। कोर्ट में जब दो मुस्लिम को लेके दो मुस्लिम विवाद लेके कोर्ट में आए, या दोनों के बीच में विवाद है वो कोर्ट गए, तो कोर्ट आखिर उस पॉइंट पे कौन सा सिद्धांत, कौन सा रूल फॉलो करेगा। क्या वो सुन्नी समुदाय के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कार्रवाई करेगा, या फिर शिया समुदाय के लोग ने जो रूल को फॉलो किया है उस रूल को फॉलो करके कार्रवाई करेगा। तो सबसे बेसिक प्रिजम्पशन जो है वो यह है कि अगर मुस्लिम्स के बीच में कोई विवाद हुआ है, कोई मुकदमा है कोर्ट में, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि पार्टी टू दी सूट क्या है, सुन्नी है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स है वो बिलोंग करते हैं सुन्नी समुदाय से ही, क्लियर है। यही कंसेप्ट था। लेकिन जब तक ये प्रिज्यूम नहीं हो जाता, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि एक पार्टी शिया है, अगर पार्टी शिया है तो शिया स्कूल का जो सिद्धांत है, जो शिया जो जिस कॉन्सेप्ट पे गवर्न होता है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। लेकिन पहला प्रिजम्पशन को रिवर्ट करना होगा। तो प्रिजम्पशन क्या है कि अगर दो पार्टी कोर्ट गए हैं तो पार्टी टू सूट, यही प्रिजम्पशन है कि वो क्या है, सुन्नी है और सुन्नी रूल से ही गवर्न होंगे, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव्ड नहीं होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस था वो था प्रिवी काउंसिल का राजा दीदार हुसैन वर्सेस रानी जोहरुन्निसा का केस, ठीक है। क्या फिर से रिपीट करता हूं, आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका इंट्रो, हर एक बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं मुस्लिम लॉ के स्कूल के बारे में, ठीक है।
तो राजा दिदार हुसैन वर्सेस जोहरुन निसा केस में क्या कहा गया कि ये जो प्रिजम्पशन का बात किया गया था इस डिसीजन के पहले, इसको ओवररूल्ड किया गया और कहा गया कि नहीं, पहले ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा कि दो पार्टी हैं तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो दोनों वो पार्टी सुन्नी है और सुन्नी रूल्स के थ्रू गवर्न होंगे मुस्लिम्स के, ऐसा नहीं है। पर ये डिटरमाइंड किया जाएगा कि पार्टी टू सूट या पार्टी टू प्रोसीडिंग कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ही यह निर्धारित होगा कि उनपे जो रूल अप्लाई होगा कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब आइए जो हनफी स्कूल है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हनफी स्कूल के बारे में तो सबसे पहले हनफी स्कूल के संस्थापक का नाम क्या है ये जानिए। तो हनफी स्कूल के संस्थापक का नाम है, फाउंडर का नाम है इमाम अबू हनीफा। ठीक है, और इमाम अबू हनीफा हनफी स्कूल के संस्थापक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कुफा में हुआ। कुफा एक जगह का नाम है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो 80 एज यहाँ क्या है? आफ्टर हिजरा। ये मुस्लिम में पीरियड को लेके एक मापदंड होता है। और इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु हुआ है 150 एज, जिसको हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो 699 एडी में इमाम अबू हनीफा का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 776 एडी में हुई। इमाम अबू हनीफा ही थे जिन्होंने मुस्लिम लॉ या यूं कह लीजिए इस्लामिक लॉ को सिस्टमैटिक तौर पे कोडिफाई करने का श्रेय जाता है इन्हीं को। मुस्लिम लॉ या इस्लामिक लॉ को कोडिफाई करने का श्रेय इनको ही जाता है। अब जो हनफी स्कूल के जो संस्थापक थे उनके जो टीचर का क्या नाम था? तो इनके टीचर, ये कुछ बेसिक बातें हैं इनके इस स्कूल के संस्थापक को लेकर। ठीक है, तो इनके जो टीचर थे उनका नाम था अहमद बिन सुलेमान। क्या नाम था? अहमद बिन सुलेमान के टीचर थे। इनके टीचर का जब मृत्यु हुआ 120 एज आफ्टर हिजरा, तो उसके बाद इनका जगह अबू हनीफा ही लिए। ठीक है, उसके बाद जो संस्था इनके गुरु के द्वारा, दैट मीन्स अहमद बिन सुलेमान के द्वारा चलाया जाता था, जिस संस्था के सिद्धांत को लोग फॉलो करते थे, उस संस्था को इनके मरने के बाद कौन संभाला? तो हनफी स्कूल के संस्थापक अबू हनीफा ही संभाले। ठीक है, अब देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो हनफी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है? तो कहता है पहला कि इनका कहना है कि यह असंभव है कि अगर हमको फीक को समझना है तो फीक को समझने के लिए हमको कुरान और हदीस को समझना, उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो फीक क्या होता है? मुस्लिम साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसको हम लोग फीक कहते हैं। ठीक है, आपको यहां नोट करना है, फीक मीन्स व्हाट? मुस्लिम साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो फीक को समझने के लिए अबू हनीफा कहते हैं, ये जो सिद्धांत है इस उसूल का वो क्या है कि आपको फीक को समझना है तो आपको हदीस और कुरान को समझना होगा, क्योंकि जो भी सिद्धांत निकलेगा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का, वो कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए कुरान या हदीस के। क्लियर? ये समझ में आपको आना है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट कहता है कि अबू हनीफा महत्व दिए कयास को बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे और बाकी स्कूल्स को तो आपको यह समझ में आएगा कि जो हनफी स्कूल है वो बहुत सारे मामलों में बहुत ही लिबरल है। मतलब ये बहुत सारे जो स्कूल्स है सुन्नी को लेके, उसमें सबसे लिबरल स्कूल हनफी स्कूल ही है। ठीक है, बाकी जो भी स्कूल्स है वो कयास को एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं देखता है, लेकिन हनफी कयास को एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के तौर पर देखता है। अब देखिए क्यों देखता है? क्योंकि जो इमाम अबू हनीफा, उनका कहना है कि लॉ चेंजेबल है। जो आज लॉ सही है वो जरूरी नहीं है कल भी सही रहेगा। ठीक है, तो कयास का क्या मतलब होता है? एनालॉजिकल डिडक्शन। एनालॉजिकल डिडक्शन किन किन चीजों का? तो कुरान, हदीस, सुन्नत का। हदीस, सुन्नत, कुरान, ये सब क्या है? इजमा क्या है? ये सब सोर्स है मुस्लिम लॉ के। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि मान लीजिए किसी मैटर का सॉल्यूशन कुरान हदीस में नहीं दिया गया है या इजमा में नहीं बताया गया, तो कैसे होगा उस सॉल्यूशन का? कैसे निकलेगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? तो इन तीनों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो व्यक्ति एक जूरिस्ट
जो इंटरप्रेट करता है तीनों को पढ़ने के बाद, उसके अनुसार ही समस्या का समाधान निकलेगा। इसी को कहते हैं कयास। तो कयास को महत्व दिए। अब देखिए जो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको पॉइंट वाइज बता रहे हैं, हर पॉइंट हनफी स्कूल से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, ताकि आप इसको नोट करें और नोट करने के बाद कंसेप्ट हमेशा के लिए आपका माइंड में सेट हो जाए। क्लियर। अब देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट जो शिष्य थे, डिसिप्लिन्स थे हनफी स्कूल के संस्थापक के, दैट मींस इमाम अबू हनीफा के, वो थे यूसुफ जफर। ये इंपॉर्टेंट शिष्य थे। अब देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये इक्विटी जस्टिस को ज्यादा महत्व दिए। दैट मींस कि जो कॉन्सेप्ट होता है ज्यूरिस्टिक इक्विटी, उसको महत्व दिए। ज्यूरिस्टिक इक्विटी का क्या मतलब है कि इनका कहना था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ को ज्यादा इंटरप्रेट करना है। दैट मीन्स कि अगर किसी मैटर का सॉल्यूशन कुरान हदीस में नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे निकलेगा। तो यहां पे उस कुरान हदीस को पढ़ने के बाद जो एक व्यक्ति का कंसाइन कहेगा कि हाँ इस मैटर का सॉल्यूशन इस तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है, तो इस बात को ही ज्यादा महत्व दिया गया था हनफी स्कूल के फाउंडर के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशन भी था उनका कि जो भी इंटरप्रिटेशन होगा व्यक्ति का, या जूरिस्ट कह लीजिए, मुस्लिम जूरिस्ट का जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, वह कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए कुरान हदीस के सिद्धांत को लेके। आपको ये नोट करना ही है। तो इतनी सारी बातें हमको हनफी स्कूल से रिलेटेड मिल जाती है। जैसे कि देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहते हैं कि मोस्टली हनफी स्कूल ही प्रिवेल करता है। जैसे देखिए जब लोग बात करते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी का, तो हनफी स्कूल कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी जो होता है वो 15 ईयर्स है, और इसको मोस्टली एक्सेप्टेबल इसी एज को हम लोग मानते हैं। और हर मुस्लिम समुदाय के लोग हनफी स्कूल के द्वारा जो प्यूबर्टी का एज सेट हुआ है 50 ईयर्स 15 वर्ष, उसको ही वैल्यू देता है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हनफी स्कूल को लेके। अब बच गया मलकी स्कूल, सैफी स्कूल और बाकी जो स्कूल है हनबली स्कूल। ये सब जो हनबली स्कूल बच गया, ये सभी मैं अलग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा लेक्चर, और एक एक करके अलग अलग स्कूल को मैं कवर करूंगा, ताकि आपको हर बेसिक पॉइंट हर स्कूल का समझ में आए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट बनाएं और अपने पास रखें। तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। अब आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिस्कस किया, इसके ओरिजिनेशन पे बात करी कि कैसे कंसेप्ट राइज हुआ स्कूल्स का। उसके बाद हम लोग गए हनफी स्कूल पे, और हनफी स्कूल के बारे में जो भी रिलेवेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जुडिशियल एग्जाम हो, चाहे वो आपका एलएलबी बीएलएलबी का एग्जाम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ हनफी स्कूल को लेके, वो मैंने आज इस लेक्चर में आपको बताया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।